तो प्रश्न, संपूर्ण विश्व में परिवर्तित होता रोजगार परिदृश्य भारत में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा के समीकरण को अनिवार्य बनाता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप अक्रॉस द ग्लोब मेक इट इम्परेटिव दैट वोकेशनल एजुकेशन बी इंटीग्रेटेड विद द स्कूल करिकुलम इन इंडिया। डिस्कस। अब देखोगे जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी यही सब बात कही जा रही है कि स्कूल शिक्षा में केवल रटने वाली बात न की जाए। ठीक है, आप अगर असर की रिपोर्ट देखोगे, अगर खास तौर पे अगर असर जो एनजीओ की रिपोर्ट देखोगे, एनजीओ प्रथम की एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट, तो आप देखोगे कि वहां पे बताया गया कि गुणवत्ता विहीन भारत में शिक्षा है मुख्यतः, और वोकेशनल ट्रेनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग में खास तौर पे आप देखोगे संपूर्ण विश्व में रोजगार परिदृश्य बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं, और जो लेबर वर्क था, जो हाथ से किए जाने वाले काम थे, वो बहुत तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसी ओरिएंटेशन में आपको आंसर राइटिंग करनी है, इसी बात को समझाना है, उसके उपाय बताने हैं, क्या किया जाए, भारत सरकार क्या कर रही है, वो सब डिस्कशन करना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे जीएस पेपर 3 के जो इंटरनल सिक्योरिटी से है। प्रश्न है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा संचार नेटवर्कों के माध्यम से एवं संचार नेटवर्कों को खतरा होने दोनों ही प्रकार से हो सकता है, चर्चा कीजिए। साथ ही नेटवर्कों को अधिक सुरक्षित बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो दो पार्ट हैं इस प्रश्न के, जीएस पेपर 3 का ये क्वेश्चन है इंटरनल सिक्योरिटी का। अब देखोगे संचार नेटवर्क के माध्यम से मतलब यहाँ पे लिखा भी है रैंसम वायरस, ट्रोजन। आप देखोगे इवन जो भी हैकिंग होती है, स्पूफिंग होती है, मालवेयर आते हैं, ये सारे संचार नेटवर्क के माध्यम से ही आते हैं। तो संचार नेटवर्क के माध्यम से खतरा है, और संचार नेटवर्क को भी है। आप देखोगे शैडो पैड्स का हमला हुआ अभी, है ना, जो मुंबई में हमला आपने देखा होगा, लाइट चली गई थी, पूरा लाइट आउट हो गया था। तो ये सब जो ब्लैकआउट हुआ था, ये सारी चीजें संचार नेटवर्कों को भी खतरा है और संचार नेटवर्क के माध्यम से है। तो ये दो चीजों को इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, दो हेडिंग देना है, संचार नेटवर्कों को खतरा, संचार नेटवर्कों से खतरा। ठीक है, फिर जो दूसरा पार्ट है इसमें कि सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाई गई है, तो सरकार द्वारा जो साइबर सिक्योरिटी नीति है वो बताइए, डिस्कशन कीजिए। जो NCIAPC बनाया गया है नेशनल, जो इसके अलावा जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, ठीक है, फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो बनाए गए हैं, सर्ट इन है, सर्ट फिन है, इन सारी चीजों की यहाँ पे चर्चा कीजिए, यहाँ पे इनको बताइए और डिटेल में आंसर राइटिंग कीजिए। तो प्रश्न उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, एक बार मैं दोबारा हिंदी में पढ़ देता हूं। संपूर्ण विश्व में परिवर्तित होता रोजगार परिदृश्य भारत में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा के समेकन को अनिवार्य बनाता है, और इसकी आपको करनी है चर्चा। मतलब कुल मिलाकर के प्रश्न की मांग क्या है कि भाई विश्व में रोजगार परिदृश्य में चेंज हो रहा है। आप देखेंगे वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑटोमेशन, ये नए रोबोटिक्स, ठीक है, ह्यूमनाइड रोबोट आपने देखा होगा, सोफिया, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं रोजगार परिदृश्य को चेंज कर रही है। अब जब ये चेंज हो रहा है तो बोले भारत में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ अब क्या करना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा के समेकन को अनिवार्य होना चाहिए। मतलब जो भारत में जो स्कूली पाठ्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें हम खास करके रटन तु विद्या पर जोर देते हैं, रटाने पर जोर दिया जाता है, कह रहा है उसमें कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाए, उसमें कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम सिखाया जाए, ताकि जो देश के रोजगार है उस परिदृश्य में जब परिवर्तन आएगा रोजगार परिदृश्य में, तो हमारे युवा, जो हमारे बच्चे होंगे, उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दृष्टिकोण देखते हैं क्या होगा। तो भूमिका में आप क्या बताएंगे कि रोजगार का भविष्य कैसा होगा, जैसे कि मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आपको कुछ इंट्रोडक्शन में बताना है। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छी भूमिका थी, क्यों, क्योंकि एक ILO की रिपोर्ट थी, और आप देखेंगे ILO हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वर्ल्ड सोशल एम्प्लॉयमेंट आउटलुक, ऐसे समथिंग एक रिपोर्ट है, मुझे रिपोर्ट का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाम, आप उसको एक बार देखें। ठीक है, तो वर्ल्ड सोशल एम्प्लॉयमेंट आउटलुक समथिंग ऐसे करके कुछ रिपोर्ट ये ILO जारी करता है। उस रिपोर्ट का जो एक हिस्सा है, जो वो रिपोर्ट कुछ कहना चाह रही थी, उसको मैंने उठाया है और वहां पे इंट्रोडक्शन मैंने वो कोट किया है। तो आप भी इस तरह से इंट्रोडक्शन कोट करें। उसके बाद मुख्य भाग में क्या होगा, जो चर्चा करनी है, हमें किस बात की चर्चा करनी है कि परिवर्तित रोजगार परिदृश्य में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा का समेकन अनिवार्य क्यों है और कैसे करना होगा। निष्कर्ष में क्या बताएंगे आप, आगे की राह बताएंगे, और साथ में ही आप चाहें तो जो सरकार कुछ प्रयास कर रही है आप उसको बता सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या किया मैंने। तो देखिए, मैंने सीधे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको शॉर्टकट में ILO लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली ILO ही लिखा जाता है और सब लोग जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ
के अनुसार ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि नवाचारों के कारण वैश्विक रोजगार परिदृश्य तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और आईएलओ ही अपनी रिपोर्ट में कहता है अगले 5 वर्षों में कॉल सेंटर, कारखाना मजदूर, ड्राइवर इत्यादि अकुशल और अर्धकुशल नौकरियों पर संकट आ जाएगा। तो आईएलओ के अनुसार, तो आईएलओ ने जो अपनी रिपोर्ट कही थी वर्ल्ड सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट जो आउटलुक था, उसमें जो रिपोर्ट में बात कही थी, उसने कहा था कि भारत में और मुख्यतः दक्षिण एशिया में 79% रोजगार पर खतरा है, उसने ये बताया था। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर आपके पास जगह लग रही है तो आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि वही है, ज्यादा आंकड़ों का प्रयोग भी मतलब ठीक है, आप धीरे धीरे, मुझे उम्मीद है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको समझ में ये चीजें आ रही होंगी, कहाँ किस आंकड़ों का यूज करना है, कितना यूज करना है। मुझे लगता है 36-37 दिन में इतना आपने अब तक समझ लिया होगा। तो मैंने इतने पे ही रोक दिया, केवल क्योंकि प्रश्न की मेन मांग तो ये है नहीं। ठीक है, केवल मैंने इंट्रोडक्शन इतने पे रोक दिया। तो मैंने क्या किया, देखिए अगले 5 वर्षों में कॉल सेंटर, कारखाना मजदूर, ड्राइवर इत्यादि, जैसे आपने देखा होगा अब क्या कर रही है, उबर की देखेंगे आप ड्राइवरलेस कार चल रही है, गूगल भी ड्राइवरलेस कार पे प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, कारखाना मजदूरों की जगह तो रोबोट आ ही चुके हैं। कॉल सेंटर में आप देखेंगे IVRS सिस्टम चलता है। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। अब आप फोन करेंगे तो देखते हो, अब आप कहीं भी फोन मिलाते हैं तो आने लगता है कि कोरोना से बचे हैं, ऐसे समथिंग आने लगता है ना। तो वो सारी चीजें अब कॉल सेंटर में उपयोग की जाने लगी हैं। तो अब आप कुल मिला लो कि ये समझिए, इससे क्या है, अर्धकुशल और कुशल जो अकुशल और अर्धकुशल जो नौकरियां हैं उस पर बढ़ता खतरा भारत में स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के समेकन को अनिवार्य बनाता है। तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन के साथ पूरा इसको कैसे मैच कर दिया, कनेक्टिंग लाइन जोड़ दी पूरी, कि भाई ये प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इतनी समस्याएं आने वाली हैं, और ये समस्याएं अनिवार्य बना रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ समेकन किया जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब क्या करूंगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट, 5 पॉइंट के हिसाब से अपने पॉइंट्स बता दूंगा। आप चाहें तो और पॉइंट्स लिख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है काफी ओपन एंडेड है, आपके दिमाग में जितने पॉइंट्स आ रहे हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, शब्द सीमा 150 ही है। ठीक है, और समय सीमा 7 मिनट ही है। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन लोग अब इसको अचीव कर रहे हैं, 7 से 8 मिनट में भी अगर प्रश्न लिख रहे हैं तो वो लोग अपना नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया के पहला पॉइंट पढ़ता हूं। हाँ, पहला पॉइंट, NSSO के अनुसार भारत में केवल 4% कार्यबल ही स्किल्ड है, अतः युवाओं में स्कूल की पूर्ति होती। अब सोचिए, हमने व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ समेकन कर दिया तो उसका क्या फायदा होगा, क्यों अनिवार्य है। तो मैंने ये बताया इसलिए अनिवार्य है, पहला पॉइंट अनिवार्यता का, कि युवाओं में स्किल नहीं है वर्तमान में भारत में, तो अनिवार्य इसलिए है। जैसे NSSO की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, शायद 65वां चक्र है, इसीलिए वो मैंने आपसे ऑलरेडी मना कर चुका हूं 35वें-36वें लेक्चर में, कि जो NSSO की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारत में केवल 4% ही कार्यबल अभी स्किल्ड है। ठीक है, इस बात को NSSO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ठीक है, जबकि आप चाइना में देखेंगे तो चाइना में लगभग 40%, आप देखेंगे अगर जापान में 90% से ऊपर, दक्षिण कोरिया में आप देखेंगे तो 70% लोग स्किल्ड हैं। छोटी छोटी स्किल वहां पे लोगों को बताई गई है। ठीक है, जैसे फिटर, वेल्डर, ठीक है, जो टेक्नीशियन है, अपने यहाँ क्या होता है, इनको सामाजिक रूप से दुर्भाव के नजरिए से देखा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे अपने यहाँ जो ITI किया रहता है, ITI को अपने जनरली क्या कहते हैं, खराब तरीके से देखते हैं। जबकि आप देखेंगे वो जो स्किल्ड हैं, जो स्किल्स हैं, वो जो विकसित देश है वहां पर भी ये स्किल्स लोगों को दी जाती है। ठीक है, तो भारत में ये बड़ी समस्या है कि केवल 4% ही कार्यबल को स्किल है। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, जब हम स्कूली शिक्षा में क्या कर देंगे, व्यावसायिक शिक्षा का समेकन कर देंगे। दूसरा पॉइंट, भाई हमें मेक इन इंडिया चाहिए, हम असेंबल इन इंडिया लगा रहे हैं, साथ साथ चीन का जो वर्तमान विऔद्योगीकरण हो रहा है, जैसे कहा जा रहा है ना कि चीन से जो कंपनियां वो अब बाहर जा रही हैं, तो इस विऔद्योगीकरण व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को जनसांख्यिकी लाभांश बनने में मदद करेगा। तो बोल रहे थे कि हमारे पास कई कार्यक्रम है, मैं समझा रहा हूं अपने पॉइंट को। मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया हम चला रहे हैं, साथ ही चीन का भी विऔद्योगीकरण हो रहा है। ठीक है, चीन का विऔद्योगीकरण हो रहा है। अब आप समझिए, इसके लिए हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं हैं। और रोजगार सृजन ही क्या होता है, जनसांख्यिकी लाभांश को ग्रहण करने में मदद देता है। ठीक है, नहीं तो जनसांख्यिकी लाभांश क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो बनने में मदद करेगा। तीसरा पॉइंट,
अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC, इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट, इसरो के युविका कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम आदि से व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनोटेक, बायोटेक इत्यादि तकनीकों के प्रति सजगता होगी। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जो सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे AIC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, IIS है, ये इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट नहीं है, IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है। जैसे IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है। इसरो के युविका कार्यक्रम आदि से व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त बच्चों में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है इत्यादि तकनीकों के प्रति सजगता होगी। तो इस बात को देखें। चौथा, व्यवसायिक पाठ्यक्रम शिक्षा एवं उद्योगों के मध्य अंतराल, यहां पे मांग अंतराल लिख दें। ठीक है, मांग अंतराल कम करेगा। ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में उद्योगों की सपोज कर लीजिए, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए वर्तमान में आप ऐसे समझ लीजिए, एक चीज है बहुत हायर लेवल की, एक चीज है बहुत लोअर लेवल की, और उद्योग है यहां। जैसे अब यहां मान लीजिए कोई उद्योग है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। एक आपने सुना होगा, कोई भी मान लीजिए कारपेंटर शॉप है, समझ लीजिए। अब कारपेंटर शॉप है, उसको चाहिए जो लोग आरे चला लें, सही से आरे चला लें, लकड़ी के बारे में जिन लोगों को पता हो, यार लकड़ी कैसी है, क्या क्वालिटी है, और ये लकड़ी कितने समय चलेगी, उसकी पेंटिंग कैसे होगी, वार्निशिंग कैसे होगी, इसकी डिमांड ये है। ठीक है, अपने यहाँ क्या है, या तो IIT है, IIT में बच्चा पढ़ेगा, वो इस लायक या तो होगा ही नहीं कि उसको लकड़ी उकड़ी के बारे में इतना पता हो, या इतना ज्यादा उसको पता होगा कि यार वो गूगल और फेसबुक में काम करने लायक होगा। ठीक है, या फिर अपने यहाँ क्या है, एकदम जिन लोगों के पास स्किल ही नहीं है, अनस्किल्ड, यहां पे मैं लिख सकता हूं अनस्किल्ड लोग हैं। ठीक है, उद्योगों की डिमांड यहां पर है, और हम या तो हमारी आपूर्ति ये है, या तो हमारी आपूर्ति ये है। तो जो हमें चाहिए वाकई में, वो हमारे पास आपूर्ति है ही नहीं। तो ये अब कैसे दूर होगा ये समस्या? तो ये समस्या कैसे दूर होगी, जब हम स्कूलों में, जो स्कूली शिक्षा है उसमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम, यानी ये चीजें हम सिखाएं, जो समय मिले उसमें हम क्या बताएं कि देखो कारपेंटरी ऐसे करते हैं, देखो एक उष्णकटिबंधीय लकड़ी और एक उपोष्णकटिबंधीय लकड़ी में जब हम फर्नीचर बनाते हैं, इसका फायदा ये होता है कि हार्ड होती है उष्णकटिबंधीय वाली, और ये वाली थोड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो किस चीज में आप इसका यूज करेंगे, किस चीज में इसका यूज करेंगे। तो जब हम ये चीजें सिखाएंगे स्कूलों में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में, तो वो हमारा क्या करेगा, जो उद्योगों की मांग और जो हमारी शिक्षा है उसके मध्य जो अंतराल है वो कम करेगा। पांचवा पॉइंट होगा, उच्च गुणवत्ता के रोजगार सामाजिक बाधाओं को दूर कर नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा। मैंने बात ऑलरेडी कह दी है कि भारत में क्या होगा। देखिए भारत में क्या होता है, हम जो भी लोग हैं न्यून आय की अगर नौकरी कर रहे हैं, अगर आप 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, तो आप सुनते होंगे, काफी ताने सुनने को मिलते हैं, अरे यार 10-15 हजार की नौकरी कर रहा है, बताओ 15 हजार में क्या होगा। ठीक है, शादी हो जाएगी तो बीवी बच्चों कैसे पालेगा। ये बड़ी समस्या भारत में है। मतलब आपको हमेशा ताने सुनने को, मतलब हमारा जो समाज है वो न्यून आय वाली नौकरियों को बड़े ही हेय दृष्टि से देखता है। ठीक है, मतलब मानता ही नहीं कि ये इंसान थे, और लगता है कि पूरी दुनिया, भारत में सब लोग लाखों रुपए की नौकरी ही कर रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा, भारत में ये बड़ी समस्या है। अब जब हम मान लीजिए स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल कर देंगे, तो क्या होगा, उच्च गुणवत्ता के रोजगार मिलेंगे, तो सामाजिक बाधाएं दूर हो जाएंगी। मतलब कोई आपको ताना नहीं सुनाएगा कि यार देखो 10 हजार की नौकरी कर रहा है, अरे तो फैक्ट्री में क्या कहते हैं, कुछ भी ऊन बुन रहा है, ऐसा समथिंग कुछ ताना नहीं आपको सुनने को मिलेगा। और क्या होगा, नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा। जब आप पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम इन सबको सीख चुके होंगे, तो आप नवाचारी होंगे, आप उद्यमशील बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सरकार के कुछ कदम, यानी सरकार भी कई कदम ले रही है कि स्कूली शिक्षा में किस तरह से व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। तो देखिए सरकार के क्या कदम है। पहला है संकल्प एवं स्ट्राइव कार्यक्रम। ठीक है, देखेंगे आप, इसके बारे में पढ़ें, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये चलाया जा रहा है संकल्प एवं स्ट्राइव कार्यक्रम। इसमें क्या है, बेसिकली उद्योगों की जो मांग है और जो स्कूली शिक्षा के बीच का गैप है उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो ITIs हैं भारत में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ITIs हैं उनको किस तरह से उद्योगों के अनुकूल बनाया जा सके, उसका प्रोग्राम ये संकल्प और स्ट्राइव है। ठीक है, दूसरा अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से सिखाया जा रहा है बच्चों में, नवाचारी बनने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और IIT रुड़की में मैंने देखा है इसको, और काफी अच्छी पूरी 3D लेबोरेटरी बनी है। अगर आपके पास कभी मौका मिले तो जाएं, क्योंकि आम लोगों के लिए भी वो खुली हुई है। और मुझे लगता है देश के कई IITs में, केवल IIT रुड़की में नहीं, कई IITs में ये चीजें बन चुकी है। ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के ब्रिज कोर्सेस। तो अब क्या चला रही है गवर्नमेंट, स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क एक लाया है गवर्नमेंट ने, बताया है कि नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क ये है।
और उसके तहत ब्रिज कोर्सेज चला रही है। ब्रिज कोर्सेज का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 8th में क्या किया, पढ़ाई छोड़ दिया, अब वो कारपेंटरी सीख रहा था और कारपेंटरी उसने अच्छे से उसको पता है, उसको लकड़ी वकड़ी के बारे में जो चीज बताई सब पता है। अब वो क्या करेगा, एक थोड़ा सा ब्रिज कोर्स करेगा 2-3 महीने का, और उसको माना जाएगा कि वो 12th पास है, या फिर उसको माना जाएगा कि वो इस लेवल का पास हो चुका है, तो ब्रिज कोर्सेज चलाया जाएगा। इसके अलावा नैनो एवं बायोटेक्नोलॉजी पर भारत सरकार मिशन चला रही है ताकि इसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। और जो आखिरी पॉइंट होगा वो सरकार द्वारा क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 सेंटर की स्थापना की जा रही है। आपका होमवर्क ये है कि आप देख के बताएं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जो पहला सेंटर है वो भारत में कहां पर खुला है। ये प्री में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान ने इसको खोला है, और आपका ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, और इसके अलावा जो चौथा है आप ILO रख लें। तो ये दो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। अब मैंने पॉइंट्स बता दिए कि क्यों व्यावसायिक शिक्षा का समेकन स्कूली पाठ्यक्रम के साथ अनिवार्य है। अब मैं निष्कर्ष लिखूंगा क्योंकि मेरे 150 शब्द लगभग खत्म होने को है, तो लिखूंगा स्पष्ट है कि उद्योग 4.0 के आगमन हेतु भारतीय युवाओं को तैयार करने के लिए, या हेतु लिख दीजिए, भारत को जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए तथा व्यवसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में शीघ्रता करनी चाहिए। तो मैंने आपको जापान और दक्षिण कोरिया का ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया कि वहां पर क्या है, पहले से ही जो व्यवसायिक शिक्षा है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए। इंडस्ट्री 4.0 का कॉन्सेप्ट नया आया है काफी, और आप देखेंगे इंडस्ट्री 4.0 में क्या किया गया है। बेसिकली इंडस्ट्री 4.0 आपने सुना होगा, IR इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 IR 2 आया था, IR 3 आया, और अब IR 4 आया। IR 1 क्या था, IR 2 क्या है, 3 क्या है? तो देखिए ये भाप चालित, भाप से शक्ति, जब मशीनों को भाप से शक्ति मिले, जब मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक से शक्ति मिले, जब मशीनों को रोबोट से शक्ति मिले, और जब अब वर्तमान में मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, इन चीजों से शक्ति मिल रही है। तो ये है नए नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और माना जा रहा है कि विश्व अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के द्वार पर खड़ा है। और ये जो प्रश्न की बात कही गई थी कि वैश्विक परिदृश्य रोजगार का बदलेगा, वो क्यों बदलेगा, उसका कारण आप कहें तो सबसे प्रमुख कारण यही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। तो जो एग्जामिनर होगा वो चाहता है कि आपके आंसर में उसको एक कीवर्ड IR 4.0 जरूर दिखना चाहिए, चाहे आप उद्योग 4.0 बोले, चाहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 बोले, दोनों चीजें सेम है। इसके बारे में आप अवश्य देखें। ठीक है, अब हम चलते हैं GS पेपर 3 के प्रश्न पे। 3 का प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी, GS पेपर 3 का प्रश्न है इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित। तो प्रश्न क्या है, मैंने क्योंकि ये स्ट्रक्चरिंग करना था तो मैंने सीधे वहीं पे लिख दिया पॉइंट। प्रश्न हमारा, भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा, पेन चेंज कर देता हूं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा संचार नेटवर्कों के माध्यम से एवं स्वयं संचार नेटवर्कों को खतरा होने दोनों ही प्रकार से हो सकता है, चर्चा कीजिए। साथ ही नेटवर्कों को अधिक सुरक्षित बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो दो प्रश्न आप यहां पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा संचार नेटवर्क के माध्यम से, मतलब आप कह सकते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, एंड ऑल्सो टू द नेटवर्क, यानी संचार नेटवर्कों को स्वयं खतरा है। मतलब कुल मिलाकर कैसे बात समझिए, एक तो हमारे संचार नेटवर्क हैं जिससे हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, या फिर आप देखेंगे जो हमारी पावर ग्रिड है, वो सारी चीजें हमारी संचार नेटवर्क हैं, तो इनको खुद भी खतरा है। ठीक है, इनको खुद भी खतरा, इनकी हैकिंग हो सकती है, इसकी जासूसी हो सकती है, 50 चीजें हो सकती है। दूसरा, संचार नेटवर्कों के माध्यम से खतरा है। भाई जब हमारे यहाँ कोई डिजिटल अपराध होता है, आप देखेंगे हैकिंग, स्पूफिंग, जो फिशिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसके माध्यम से होती हैं, वो होती हैं संचार नेटवर्कों के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात आपको चर्चा करनी है, पहला पॉइंट ये है। अब आपको दूसरा प्रश्न में ये बताना है कि नेटवर्कों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उस पर आपको प्रकाश डालना है 150 शब्दों में। तो अब देखिए पहला पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन आप जो चाहे वो लिखें, और मैं तो कहूंगा आप कुल मिला जो कि इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना है, अच्छा इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि आप NCRB की रिपोर्ट को कोट कर दें और बता दें कि NCRB के अनुसार भारत में पिछले 2 सालों में साइबर अपराध की घटनाओं में लगभग 73% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि आंकड़ा आप एक बार खुद से चेक करें और आंकड़ों को जो अपडेट है आंकड़े वो कर लें, और NCRB की रिपोर्ट अभी हालिया आएगी तो मैं ऑलरेडी जो चीजें चेंज हुई होंगी मैं उसको अपडेट करूंगा। ठीक है,
तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट से इसको इंट्रोडक्शन कोट कर सकते हैं। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, पहला पार्ट जो है संचार नेटवर्कों के माध्यम से। तो देखिए संचार नेटवर्कों के माध्यम से क्या क्या खतरा होता है, एक हेडिंग आपको ये डाल देनी है, ये सारे पॉइंट एक हेडिंग में आएंगे। ये मालवेयर है, मालवेयर नहीं, क्या होता है, हैकिंग हो सकती है संचार नेटवर्कों के माध्यम से, आपकी स्पूफिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, ट्रोजन वायरस आपके मोबाइल में आ सकता है, रैंसम वायर आ सकता है, मेलवेयर आ सकता है, आप चाहे तो इसको यहां पे लिख सकते हैं स्पाईवेयर आ सकता है। ये सारी प्रॉब्लम संचार नेटवर्क के माध्यम से ही आती है। अच्छा देखिए प्रीलिम्स के नजरिए से हैकिंग क्या है, स्पूफिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, रैंसम वायरस क्या होता है, आपको इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स में ये चीजें पता चलेंगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वानाक्राई, सीधे सीधे यूपीएससी ने पूछा था कि हाल ही में चर्चा में रहा वानाक्राई क्या है। ठीक है, तो वानाक्राई एक रैंसम वायरस था। अब क्या होता है, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बता देता हूं और इसको आप थोड़ा लिखेंगे। रैंसम वायरस बेसिकली क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है उसकी जो फाइल होती है उसको इनक्रिप्ट कर देता है और आपसे कहता है कि आप रैंसम दो, मतलब पैसा दो, जो आप पैसा देंगे तो आपकी फाइल खोलेगा, नहीं तो आपकी फाइल खराब हो जाएगी। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं किससे होती हैं, ये संचार नेटवर्कों के माध्यम से होती हैं। भाई उनके पास जो हैकर्स हैं उनके पास अच्छे तगड़े कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स का या इवन यूज करते हैं। आप देखेंगे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो साइबर क्राइम है, जो चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया काफी हद तक इसमें फेमस है, उसमें बेसिकली वो जो हैकर्स हैं वो सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं ताकि आपकी जो भी कंप्यूटर प्रणाली है उसको ये काम किया जा सके। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, इसको लिखना होगा। दूसरा क्या किया जा सकता है, संचार नेटवर्कों के माध्यम से आपकी जासूसी की जा सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, इंटरनेट कनेक्शन आपने कई मूवीज में देखा होगा, जैसे अगर आप लोगों ने स्पेशल 26 देखा होगा तो उसमें देखा होगा फोन जाता है बनाने, वहां पे क्या करता है, टैपिंग लगा देता है। आपकी जासूसी हो सकती है, आपकी निजता के अधिकार के समक्ष खतरा हो सकता है, इसको बताइए। तीसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। भाई हम क्या कर रहे हैं वर्तमान में, आप ऐसे समझें, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, CIBMS प्रणाली लगा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। वो किस पे काम करता है, पूरा संचार नेटवर्कों पे काम करता है। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें लेजर लाइट लगा रहे हैं और सारी जो भी नेटवर्किंग है वो सब उसमें यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई जो भी स्टेट है या पाकिस्तान है वो क्या करे, अगर मान लीजिए इसको हैक कर जाए तो हमारी सिक्योरिटी को सीधा खतरा हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी को। इसके अलावा यार जो संचार नेटवर्क है, क्या है संचार नेटवर्क, सैटेलाइट से आते हैं संचार नेटवर्क। तो आपने सुना होगा भारत क्या करता है, रीसेट भारत ने लॉन्च किया, भारत ने काफी सैटेलाइट लॉन्च किए, GSAT-7 का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, GSAT-7, GSAT-7A, जो कि किसके लिए लॉन्च किया गया, सेना के लिए लॉन्च किया गया बेसिकली। तो जो हम लॉन्च कर सकते हैं तो पाकिस्तान भी लॉन्च कर सकता है और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को खतरा कर सकता है, इस बात को समझिएगा। संचार नेटवर्कों के माध्यम से संगठित अपराध को भी बढ़ावा मिल सकता है। संगठित अपराध जैसे ड्रग तस्करी, ह्यूमन फेक इंडियन करेंसी नोट, मैंने ऑलरेडी जो पिछले क्वेश्चंस में डिस्कशन कर चुका हूं इसको, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। कैसे बढ़ावा मिलता है, डार्क वेब। आपने अगर सुना होगा या आप कभी मोबाइल में देखें, आपने टॉर ब्राउजर अगर डाउनलोड किया होगा, तो टॉर ब्राउजर में जो जो चीजें इंडिया में बैन हैं, जो भी चीजें इंडिया में, काफी अश्लील वेबसाइटें बैन हैं, काफी और भी चीजें हैं जो इंडिया में बैन है। ठीक है, ड्रग, ये सब आप गूगल पे, जैसे आप गूगल पे जो भी सर्च मारेंगे, जैसे डार्क वेब के बारे में थोड़ा बता देता हूं। जैसे हम जो गूगल पे यूज करते हैं ओपन वेब, तो गूगल पे हम जितना इंटरनेट का डाटा है मात्र 4% का एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा एक होता है डीप वेब। डीप वेब क्या होता है, डीप वेब वो होता है जो केवल सरकार और सरकार के जो उपक्रम है वही यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं इंटरव्यू में गया हूं तो मुझे csc.nic.in, आप देखेंगे csc.nic.in का लॉगिन पासवर्ड मिला हुआ है और एक तरह से मेरी पूरी जानकारी यहां पर उन्होंने अपलोड की हुई है। मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स, हर चीजें यहां पर मुझे बताया गया है और जो भी भर्ती संबंधित जो DOPT की जो भी गाइडलाइंस हैं, हर चीज वहां पे समय समय पे अपडेट होती रहती है। ठीक है, ये चीजें केवल मैं खोल सकता हूं। ठीक है, और जब आप देखेंगे जो लोग सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हो उनको भी कुछ ना कुछ लॉगिन आईडी इस तरह का दिया होता है, तो उसको बोलते हैं डीप वेब, जो कि सरकार और जो कि आम जनता से बेसिकली दूर रहता है। अब एक होता है डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब जो सरकार भी नहीं देख पाती और न ही गूगल देख पाता है। बेसिकली डार्क वेब का उद्देश्य है कि उन सूचनाओं को भी जनता तक पहुंचाना जो कि आम जन के दायरे से बाहर है, यानी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा मतलब केयर करते हैं, चाहते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब इनको नहीं समझ में आता है क्या है, यहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी खूब भर भर के,
यहाँ पर आप लड़ाकू विमान तक इवन खरीद सकते हैं। मतलब आप सर्च करेंगे ना फाइटर जेट, वो भी आपको बिक्री के उपलब्ध हो जाएगा। मशीन गन, तोप, जो भी चीजें चाहें, ड्रग, ठीक है, ऑनलाइन ड्रग तस्करी, ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, इवन ये सारी चीजें आपको डार्क वेब पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टॉर ब्राउजर काफी इस मामले में फेमस है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि डार्क वेब से संगठित अपराध, इसके अलावा आतंकवादी भी भर्ती और ब्रेन वॉशिंग के लिए संचार नेटवर्कों का प्रयोग करते हैं। इवन आप देखेंगे आईएसआई का तो फेसबुक अकाउंट भी है। ठीक है, कोई चेक नहीं करेगा क्योंकि जो भारत में जो खुफिया एजेंसी हैं वो नजर रखती हैं कि कौन कौन देख रहा है। तो अगर आप आईएसआई का फेसबुक अकाउंट सोच रहे हैं कि चेक किया जाए तो दूर रहें, नहीं तो पता चला अगले दिन खुफिया एजेंसी मतलब एनआईए आपको टांग ले गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संचार नेटवर्कों को खतरा होना, स्वयं संचार नेटवर्कों को खतरा होना। तो भाई भारत के पास कई संचार नेटवर्क हैं जिनको बोला जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट वित्तीय अवसंरचनाएं, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट। इसके अलावा स्वास्थ्य अवसंरचनाएं, आप देखेंगे काफी जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है काफी हद तक इंटरनेट और संचार माध्यमों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जो हम टेलीमेडिसिन ला रहे हैं, इसके अलावा जो हम अन्य चीजें कर रहे हैं, चाहे डाटा हो, जैसे कई आंकड़े हैं, जैसे आप देखेंगे नीति आयोग का नेशनल हेल्थ स्टॉक होता है। नेशनल हेल्थ स्टॉक में पूरे जो भारत की जानकारी होती है वो उसमें सेव किया जाता है। तो इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा होता है। ठीक है, दूसरा भाई डाटा चोरी हो सकता है, गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, आपने डाटा, मान लीजिए आपने कुछ लॉगिन किया और वो आपका डाटा हैक हो गया। ठीक है, तो संचार नेटवर्कों को आपके खतरा हो गया, सीधी बात, इसको समझिएगा। नेटवर्क शटडाउन किया जा सकता है। भाई आप इंटरनेट चला रहे हैं, रहते रहते पूरा ब्लैकआउट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई या तो राज्य स्पॉन्सर्ड या फिर हम कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड या फिर कोई अन्य जो मतलब गैर सरकारी निकाय जो हैं, जो अपराधी हैं, वो क्या कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं और नेटवर्क को शट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा बांध, परमाणु संयंत्र, ये सब भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से नेटवर्क पर ही, साइबर नेटवर्क पर ही डिपेंडेंट है। और हाल में आपने सुना होगा कुडनकुलम में एजेंट स्मिथ करके वायरस था। एक बार चेक करें, मुझे नाम एग्जैक्टली पता नहीं है तो मैं अपने इस नाम से वापिस देता हूं। कोई वायरस था, उसने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पे हाल में ही अटैक किया था, तो उसको देखें। एनर्जी ग्रिड, पावर ग्रिड हमारी पूरी तरह से ऑनलाइन है और पावर ग्रिड अगर शट डाउन हो गई तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। तो स्वयं संचार नेटवर्कों को कितना खतरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। निगरानी तंत्र, हम सैटेलाइट यूज करते हैं दूसरे देशों को निगरानी करने के लिए, बॉर्डर निगरानी करने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। पता चला हमारी सैटेलाइट ही हैक हो गई, और सैटेलाइट हैक हो गई तो हमें पता चल रहा है कि उल्टा सुल्टा हमारे पास सूचनाएं आई और जो भी बॉर्डर ट्रेस पासिंग थी वो हो गई और हमें पता नहीं चला। तो बेसिकली इन दो पॉइंट्स को आपको चर्चा कर लेनी है 75 से 75 शब्दों में। मतलब 75 शब्दों में आप इसको कर लें, लगभग 35 शब्दों में, और बल्कि आप क्या करें, केवल ऐसे ही फ्लो डायग्राम बना के लिखें, क्योंकि इतने कम में इतनी ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। ठीक है, और लगभग आप 70 शब्दों में इसको चर्चा कर लें, लगभग 70 नहीं, आप ऐसा इसको क्या करें, 50 शब्दों में इसको चर्चा कर लें, 50 शब्दों में इसको चर्चा कर लें, जो सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है सरकार द्वारा उठाए गए कदम, इसको भी 50 शब्दों में आप इसी तरह से फ्लो डायग्राम के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो सरकार द्वारा एम्बेडेड सिस्टम की जांच हेतु प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है। अब एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, तो एम्बेडेड सिस्टम कुछ नहीं होते हैं। चाइना के साथ, मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, चाइना के साथ खूब ढेर सारे हार्डवेयर आते हैं और हाल में ही चल रहा है कि चाइना के हार्डवेयर को बंद कर दिया जाए। जो सोनम वांगचुक हैं वो काफी प्रचार कर रहे हैं इस बात को। अब मान चाइना से कोई हार्डवेयर आ रहा है, उसमें छुपा हुआ कोई कैमरा लगा हो या फिर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी हो जो आप यूज कर रहे हो। मान लिया आप मोबाइल यूज कर रहे हैं कोई मेड इन चाइना, और हो सकता है उसमें कुछ इंबेडेड डिवाइस, मतलब धंसी हुई, सिंपल सा समझ लीजिए, धंसी हुई कोई छुपी हुई चीज इसमें लगी हो जो कि आपको पता ना चल रहा हो और आपकी सारी सूचनाएं सामने चाइना के सर्वर को प्रदान कर रहा हो। तो भारत सरकार क्या करती है, प्रयोगशालाओं के द्वारा रैंडम जांच करती है। ठीक है, रैंडम चेकिंग करती है। मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट आए, उसमें से कुछ सैंपल निकाल लिया 4-5, और उसकी डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करती है कि क्या इसमें कुछ डिवाइसेस में छुपा तो नहीं है, एम्बेडेड तो नहीं है, और उसके माध्यम से भारत सरकार बचने का प्रयास कर रही है। दूसरा, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया है, जो कि किसकी रखवाली के लिए है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। कौन कौन से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने ऑलरेडी बताया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वित्तीय आप कह सकते हैं शेयर मार्केट हुआ, ये सब। तीसरा, शर्ट इन, ठीक है, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और सर्ट फाइनेंस, ये 2 बनाई गई है, जो क्या हो, आपको पहले से सूचना दे कि आपके हैकिंग होने वाली है, और आपकी कोई हैकिंग हो गई, कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है उसकी हैकिंग हो गई, तो वो यहाँ पे
सर्ट इन और सर्ट फिन पे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा N4C बनाया गया है, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसको देखिए एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं N4C, ठीक है, इसको कहा ही N4C जाता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बताया गया है जो कि इन चीजों की जांच करती है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति आ चुकी है ऑलरेडी, जिसमें कहा गया है कि हम काफी चीजें इसमें बताई गई है कि हम 5 लाख साइबर एक्सपर्ट की भर्ती करेंगे। अब कैसे करेंगे ये सब पता नहीं, लेकिन ये सब बातें वहां पे की गई हैं। इसके अलावा आरबीआई के भी दिशा निर्देश हैं काफी ढेर सारे कि किस तरह से साइबर सुरक्षा बैंक और जो भी संरचनाएं वो बनाए रखें। डाटा स्थानीयकरण संबंधी श्री कृष्णा कमेटी की हालिया रिपोर्ट आई है और भारत सरकार क्या कर रही है, डिजिटल साक्षरता अभियान चला रही है ताकि जो गांव पिछड़े क्षेत्र के जो लोग हैं जो कि साइबर क्राइम से अधिक प्रभावित हो सकते हैं उनकी रक्षा की जाए, उनको कुछ बेसिक डिजिटल साक्षरता दी जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट भी समाप्त। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की मैंने चर्चा कर ली। निष्कर्ष आपको क्या लिखना है और सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तो टेक्नोलॉजी की जो समस्या है उसका समाधान टेक्नोलॉजी द्वारा निकाला जाए। आप चाहें तो अपना अलग निष्कर्ष कुछ बना सकते हैं। मेरी तरफ से निष्कर्ष क्या होगा, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि उपायों को अपनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, अब इसी चीज को आपको क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं, आपको करना है 150 शब्दों में अच्छी तरह से पिरो देना है, जिस तरह से आपका आंसर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद है कि आज का भी जो लेक्चर है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। हालांकि देखिए ये जो सेकंड हमारा जो टॉपिक था, मैं सामान्यतः ऐसे टॉपिक्स को उठाना पसंद नहीं करता हूं, इसमें जानकारी काफी होती है, ठीक है, नॉलेज हमारा सीमित होता है, लेकिन मैंने फिर भी उठाया कि आपको कम समय में अधिक चीजें डिलीवर कर पाऊं। और सबसे बड़ी बात, जो सेकंड टॉपिक है वो चीज आप थोड़ा उसको सर्च करें, उसके बारे में देखें, जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एटलीस्ट मैं आज नहीं तो कभी बाद में डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, इन चीजों को आप बताएं और जो प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के जो ग्रोथ है उसके बढ़ने में साथ ही अपना योगदान दें। सब्सक्राइब और शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।